नमस्कार एंड वेलकम टू ऋषि ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सोशलॉजी के जो इंट्रोडक्शन के तौर पे उसकी कुछ परिभाषाएं, उसका सब्जेक्ट मैटर यानी कि उसका अध्ययन क्षेत्र, उसकी प्रकृति कैसी होती है तथा उसकी कुछ सामान्य जो पद्धतियां होती हैं जिसके माध्यम से हम समाजशास्त्र को पढ़ते हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। समाजशास्त्र विषय को पढ़ने से पहले ये एक मूल जानकारी हर एक परीक्षार्थी के पास होती है, तो वह अच्छे से समाजशास्त्र विषय को समझ सकता है। मैं रविश देव शर्मा, इसको शुरू करते हैं। पहला हमारा विषय आता है डेफिनेशंस, परिभाषाएं। मैंने यहाँ पे केवल 4 परिभाषाएं ली हैं। इसका एक विशेष कारण है, वो आपको समझ में आएगा। जॉर्ज सिमेल, समाजशास्त्र अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। दूसरा मैक्स वेबर, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। उसके बाद हम दूसरी डेफिनेशंस देखते हैं। इमाइल दुर्खीम की, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन का विज्ञान है। दूसरा पिट्रिम सोरोकिन, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और उनके अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पहली जो 2 परिभाषाएं वो एक विशिष्टता की तरफ इशारा करती हैं, जबकि जो बाद की जो दोनों परिभाषाएं वो एक सामान्य रूप में समाजशास्त्र को समझने की तरफ इशारा करती हैं। तो उसी के आधार पे हम आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ सोशलॉजी यानी कि सोशलॉजी का अध्ययन क्षेत्र, इसको 2 रूपों में बांटा जाता है, जिसमें एक है विशेष विज्ञान है और दूसरा सामान्य विज्ञान है। यहाँ पे माना जाता है कि समाजशास्त्र जो है एक विशेष विज्ञान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और एक वर्ग ऐसा है जो कि समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा उसका मंतव्य है। तो जो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, उस विचारधारा के लोगों को माना जाता है स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी कि फॉर्मल स्कूल, तथा जो ये मानते हैं कि एक सामान्य विज्ञान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए वो कहलाते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय यानी कि सिंथेटिक स्कूल। तो पहले जो मैंने 2 डेफिनेशंस दी थी उसमें आप देख सकते हैं जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, टोनीज और वान विजे, ये ज़्यादातर इसके पक्षपाती हैं कि विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। इसके अनुसार होता क्या है कि समाज के व्यक्तियों और समूहों में सामाजिक संबंध होते हैं। इन सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप होता है और इस स्वरूप के अंतर्गत अंतः वस्तु यानी कि कॉन्क्रीट कंटेंट्स होते हैं। इन कंटेंट के अलावा जो एक अमूर्त स्वरूप उसका बच जाता है, उसका अध्ययन ही समाजशास्त्र का अध्ययन माना जाना चाहिए, ऐसा इस संप्रदाय के लोगों का कहना है, उस संप्रदाय के चिंतकों का कहना है। जबकि हम देखेंगे कि एमिल दुर्खीम, वार्ड हॉबहाउस, सोरोकिन तथा मॉरिस गिन्सबर्ग, इनके अनुसार क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र कोई विशेष विज्ञान नहीं है बल्कि सामाजिक संबंधों का एक सामान्य विज्ञान है। इसका कार्य संपूर्ण समाज की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना है, यानी कि एक सामान्य रूप में सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों का इसका अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सोशलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है। हमने ये देखा डेफिनेशंस में भी कि यहाँ पे इन्होंने इसको विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है देखो विशेष विज्ञान, ठीक है। और इससे पीछे की हम देखेंगे तो उसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो आपको दिया गया है वो यहाँ पर देखो विज्ञान, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं यह एक विशेष विज्ञान है, एक विशेष विज्ञान है। तो इसके माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि विज्ञान के रूप में इसको इसलिए कहा जाता है ताकि इसको समझने का तरीका जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम समझ सकें। तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अधिकतर सभी की जो परिभाषाएं होंगी उसमें आप देखोगे कि यह एक विज्ञान है, इसके माध्यम से इस प्रकार की इनकी परिभाषाएं होती हैं। लेकिन उसमें हमें बारीकी ये देखनी है कि कौन उसको सामान्य रूप से विज्ञान को ले रहा है और कौन उसको विशिष्ट रूप में ले रहा है। उसी के आधार पर ये 2 स्वरूप बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ सोशलॉजी। तो मैंने इसमें बताया समाज एक विज्ञान है क्योंकि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, यह वास्तविक घटनाओं का विवेचन करता है और समाजशास्त्र के नियम सर्वव्यापी हैं, यानी कि ये हर प्रकार के समाज पर लागू होते हैं, चाहे वह अमेरिकन समाज हो, भारतीय समाज हो या रशियन समाज हो। समाजशास्त्र कार्य कारण के संबंधों का विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र नियमों की परीक्षा और पुनः परीक्षा करता है, वर्तमान के आधार पर भविष्यवाणी भी तय कर सकता है। यहाँ पे हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में घटने वाली घटनाओं के आधार पर हम आने वाले परिस्थितियों का एक अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं, उसके आधार पर यह भविष्यवाणी की बात करता है। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, यानी कि आइडियलिस्टिक नहीं है, एक वास्तविक यानी रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने वाली चीज़ों के बारे में ही बात करता है। यह केवल वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, अर्थात क्या है यानी क्या चल रहा है समाज के अंदर, उसके ऊपर ये चर्चा या अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए, आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता है। तो समाजशास्त्र के तत्वों में पहला हमारा आता है नियमितता। नियमितता मतलब रेगुलरिटी, यानी कि एक कार्य और एक कारण, इनका संबंध निरंतर चलता ही रहता है, इसी को नियमितता कहते हैं। उसी प्रकार से समाज में भी इस प्रकार की नियमितता बनी रहती है। जैसे कि हम देखते हैं जनरेशन बाय जनरेशन कल्चर जो है वो आगे
नियमित रूप से प्रवाह करता रहता है। दूसरा आता है हमारा प्राकृतिक संबंध। समाज का संबंध जो है वो प्राकृतिक रूप से होता है, एक दूसरे से, सामाजिक समुदायों से, या फिर हम ये कह सकते हैं प्राकृतिक चीज़ों के साथ में भी समाज का संबंध होता है। जैसे ग्रामीण परिवेश में गांव के लोगों का संबंध सीधे सीधे प्रकृति से होता है, पशुओं से होता है, पेड़ों से होता है, फसलों से होता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है हमारा माप तथा अवलोकन। तो विज्ञान की भांति ही समाजशास्त्र का मापन और अवलोकन भी किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की पर्यवेक्षण या अवलोकन के माध्यम से इसके तथ्यों को एकत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रयोगशाला। जिस प्रकार से विज्ञान की प्रयोगशालाएं होती हैं उसी प्रकार से समाजशास्त्र की भी प्रयोगशाला होती हैं, जहां पर जो भी डाटा इकट्ठे किए गए होते हैं उसके ऊपर जो है एक प्रकार से परीक्षण किए जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अलगाव और विषयकता, यानी कुछ चीज़ें तटस्थ होकर के देखनी पड़ती हैं। प्रीजुडिस जैसे हम बात करते हैं, प्रीजुडिस का अर्थ होता है कि अगर हमने पहले से कोई पूर्वाग्रह अपने मन में बना रखा है तो उस समाज का हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर के अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक अलगाव और एक विषयकता होनी उसके लिए बहुत आवश्यक होती है। नेक्स्ट आता है हमारा धैर्य, यानी पेशेंस इसमें बहुत रखना पड़ता है समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए। और फिर सबसे आखिरी में आता है कठिन कार्य। समाज को समझना एक बहुत ही गूढ़ और कठिन कार्य होता है, ये आप इसको आसानी से समझ ही सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है समाजशास्त्रीय पद्धतियाँ। किन पद्धतियों के माध्यम से समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि का तात्पर्य होता है कि हम पहले चीज़ों को बारीक रूप से धीरे धीरे करके समझना शुरू करते हैं और उसके बाद में किसी एक तर्क पर पहुंचते हैं। और निगमन विधि होती है कि हम पहले एक तर्क निर्माण कर लेते हैं और उस निर्माण करने के बाद में फिर उसके ऊपर हम अध्ययन की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे उस तर्क को या तो पुष्टिगत करते हैं या तो फिर वो मिथ्या साबित हो जाता है। तो इसको बोलते हैं आगमन तथा निगमन विधियाँ। उसके बाद में आता है ऐतिहासिक पद्धति, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के माध्यम से हम चीज़ों के बारे में, समाज के बारे में पता लगाते हैं। तीसरा तुलनात्मक पद्धति, यानी अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में आपस में तुलना करके भी उसको समझा जा सकता है। प्रकार्यवादी पद्धति, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा स्पष्ट रूप से निरूपण हुआ है इसका, और दुर्खिम ने भी अपनी रचनाओं में सर्वप्रथम सामाजिक प्रकार की धारणा को ही निरूपित किया है। और इसके अलावा हम कहेंगे मेलिनोस्की की रचनाओं में भी प्रकार्यवादी विधि में संस्थाओं के परस्पर संबंधों के बारे में जो चर्चा है वो हुई है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताना चाहूँगा कि प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ज़रूर से ज़रूर आएंगे, चाहे वो इसके थिंकर्स के बारे में पूछें या फिर इनकी थ्योरीज के बारे में पूछें। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है सोशलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में समाजशास्त्र का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। तो हम देखते हैं भारत में समाजशास्त्र का इतिहास एक स्वतंत्र विषय के रूप में लगभग 80 वर्ष पुराना है और भारत में सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में 1919 में इस सब्जेक्ट को लाया गया था। और इसको लाने में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो पैट्रिक गिडेंस का रहा है। और उसके बाद सन 1924 से स्नातकोत्तर की कक्षाओं में अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना शुरू हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस्मानिया विश्वविद्यालय में, मैसूर विश्वविद्यालय में और लखनऊ विश्वविद्यालय में भी इसको अलग अलग हमारे भारतीय चिंतकों के द्वारा इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कि पैट्रिक गिडेंस और डॉक्टर GS घुरिये ये मुंबई विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। राधा कमल मुखर्जी और DP मुखर्जी ये लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। AR वाडिया जी मैसूर विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। तो हमारी जो समाजशास्त्रीय पद्धतियाँ होती हैं उनमें कुछ कॉन्क्रीट पद्धतियाँ भी होती हैं जिसके माध्यम से डाटाज इकट्ठे किए जाते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है सोशल सर्वे मेथड, यानी सामाजिक सर्वेक्षण विधि, इसमें सर्वे किया जाता है। सांख्यिकीय पद्धति यानी स्टैटिस्टिकल मेथड, अलग अलग आंकड़े जुटा करके उसके स्टैटिस्टिकल डाटाज निकाले जाते हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं गुणात्मक पद्धतियाँ होती है, क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं। समाजमिति पद्धति, यानी समाजमिति क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर में शोध किया जाता है कि किसका संबंध किससे किस प्रकार का है, उसको हम बोलते हैं समाजमिति पद्धति। इसको मोरेनो, JL मोरेनो के द्वारा दिया गया है। ये एग्जाम पिछले एग्जाम में भी आया था DSSB के, JL मोरेनो, इसको याद रख लेंगे। JL मोरेनो के द्वारा ये पद्धति दी गई है समाजमिति, सोशोमेट्री, ये उसके द्वारा दी गई है। तो ये आप याद रख लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में वैयक्तिक जीवन पद्धति, ये आप सभी जानते ही हैं, केस स्टडी मेथड होता है जिसमें एक किसी समूह विशेष को या समुदाय विशेष की अलग से जो है वो चर्चा की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो आज का विषय हमारे यहीं पे समाप्त होता है। इसको सभी आप ध्यान से देख लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।